नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। हरियाणा में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जो खुद कोवैक्सीन के ट्रायल में वॉलंटियर के रूप में पहुंचे, उन्हें डॉक्टर्स ने परीक्षण टीका लगाया। रोहतक पीजीआई के वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में वैक्सीन का ट्रायल किया गया। हरियाणा में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खुद स्वदेशी कोवैक्सीन के ट्रायल में वॉलंटियर के रूप में पहुंचे और डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम की देखरेख में अनिल विज ने टीका लगवाया। दरअसल बुधवार को अनिल विज ने वॉलंटियर बनने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद उन्हें टीका लगाया गया। रोहतक पीजीआई के वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। देखिए, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है कि हिंदुस्तान की एक कंपनी भारत बायोटेक ने वैक्सीन का निर्माण किया है उस बीमारी के लिए जिससे आज सारा विश्व ग्रसित है। इसके 2 फेज सफलतापूर्वक पहले पूरे किए जा चुके हैं। तीसरा फेज इसका आज आरंभ हो रहा है, जिसमें 25,800 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। मैंने अपने आप को इसके लिए ऑफर किया है कि आप सबसे पहले परीक्षण मेरे ऊपर करिए, ताकि लोग निर्भीक होकर बिना किसी डर के इसके लिए लोग आगे आ सकें और अपना परीक्षण करवाएं, ताकि जल्दी से जल्दी ये परीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो सके एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल। अगर सब कुछ ठीक रहता है और सरकार इसकी इजाज़त दे देती है तो जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन मार्केट में आ सके, लोगों को रिलीफ मिल सके। जिस कोरोना के भय में लोग जी रहे हैं, आज लोग डरे हुए हैं, आज लोग बसों में नहीं जा सकते, गाड़ियों में नहीं जा सकते, आज सोशल रिलीजियस फंक्शंस, कमर्शियल फंक्शंस में वो पूरी तरह से शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये वैक्सीन आए ताकि लोग उससे उनको आज़ादी मिल सके और वो सब अच्छा महसूस कर सकें। जो इसका ट्रायल किया जाता है, इसमें 30% हाई रिस्क जो लोग हैं उनके ऊपर भी ट्रायल किया जाता है। नहीं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए। और मैं तो सबको ये कहना चाहूँगा कि रोहतक पीजीआई में इसका सारा ट्रायल होगा, वहाँ पर आप जाइए, अपने आप को वॉलंटियर करिए और ताकि इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी इसकी टेस्ट प्रक्रिया है वो पूरी हो सके। बता दें कि भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के संयुक्त तत्वाधान में तैयार की जा रही कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण किडनी, लीवर और हार्ट के रोगों से ग्रस्त लोगों पर भी किया जा रहा है। पीजीआई में 1000 वॉलंटियर्स पर परीक्षण होगा। इसमें से 200 हेल्दी वॉलंटियर्स पर तेजी से ट्रायल किया जाएगा। इनको 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। आपको बता दें कि कुल 20 सेंटर पर 25,800 वॉलंटियर्स पर परीक्षण होगा। परीक्षण टीम के मुताबिक 42 दिन बाद शरीर में एंटीबॉडी की स्थिति मापी जाएगी। इस समय सीमा के बाद एंटीबॉडी बनती है तो ट्रायल को सफल माना जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार है। वैक्सीन बनाने की दौड़ में भारत भी शामिल है। भारत की अपनी कोरोना वैक्सीन पर देशवासियों की पूरी उम्मीदें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और दिल्ली से सटे जिलों में कोरोना की रैंडम टेस्टिंग शुरू हो गई। कोरोना का बम फिर से फूट गया है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कई शहरों में लिमिटेड लॉकडाउन लगाए जाने की चर्चा गर्म है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। हरियाणा में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार चिंतित है। इसी कारण दिल्ली बॉर्डर पर रैंडम सैंपलिंग शुरू की गई, ताकि कोरोना को प्रदेश में घुसने न दिया जाए। गुरुग्राम में कोरोना प्रभावित मामलों के आसपास के इलाकों में सघन टेस्टिंग अभियान चलाया गया है। टोल टैक्स पर गुरुग्राम में दाखिल हो रहे वाहन चालकों का मौके पर ही कोविड टेस्ट होगा, जिससे कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को मद्देनजर रखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रैंडम टेस्ट की शुरुआत की गई है और आज गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं। बाकायदा जो लोग हैं उनके सभी के टेस्ट किए जा रहे हैं बड़ी संख्या में। और जो आज का टारगेट है, खांडसा मंडी की बात की जाए, क्योंकि इस वक्त खांडसा मंडी में ये रैंडम टेस्ट शुरू किए गए हैं और सुबह 6 बजे से ही इसकी शुरुआत की गई थी और करीब 1000 के करीब टेस्ट यहाँ से कलेक्ट करने हैं। और इसी को लेकर तमाम जो कर्मचारी हैं, जो लोग मंडी में आ रहे हैं, उनके यहाँ टेस्ट किए जा रहे हैं। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे थे, तो उस बीच ये ज़रूरी हो जाता है कि आप जितने ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतना ही ये सुनिश्चित हो पाएगा कि आखिरकार किस इलाके में कितने मरीज
कोरोना के हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए सीएमओ गुरुग्राम की तरफ से निर्णय लिया गया कि रैंडम टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाएं, अलग अलग इलाकों में टेस्ट कराए जाएं। आज सब्जी मंडी में और खेड़कीतोला टोल प्लाजा के साथ साथ दूसरे इलाकों में भी टेस्ट कराए गए। इस वक्त खांडसा मंडी में जिस तरह का हाल है, तो क्योंकि त्योहारों के दौरान इसी तरह की परिस्थितियां देखने को मिली कि बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे थे। मास्क लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब यहां आ रहे हैं तो ये भी ज़रूरी है कि वो टेस्ट यहां कराएं। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से लगातार जो दुकानदार हैं, जो यहाँ काम करते हैं, कर्मचारी, उनके सभी के टेस्ट कराए गए। इसके साथ ही फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर भी कोरोना का रैंडम टेस्ट शुरू हो गया है। हरियाणा के डीजी हेल्थ ने कल फरीदाबाद का दौरा किया था और बॉर्डर पर रैंडम सैंपलिंग करने के आदेश दिए। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इससे कोरोना के प्रसार को काफी हद तक रोका जा सकता है। कोरोना के फरीदाबाद में बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अब बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग की शुरुआत कर दी है और आज से इसकी शुरुआत हुई है। हम फिलहाल बदरपुर बॉर्डर पर खड़े हैं। पहले हम बॉर्डर की स्थिति आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, ये दिल्ली से आने वाला रास्ता है जो लगातार फरीदाबाद की तरफ लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच में जिस तरह से कोरोना के फरीदाबाद में मामले बढ़े और फरीदाबाद के मामले जैसे ही बढ़े, तो इस बीच में बदरपुर बॉर्डर को रोकना तक पड़ा था। और अब फैसला लिया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि अब बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग होगी और तमाम जो कोरोना के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें रोक लगाने के लिए ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है। एंटीजन टेस्ट, जिसकी रिपोर्ट हर 15 मिनट में आ जाएगी, उसके यहाँ टेस्टिंग की जा रही है। और ऐसे लोगों को जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे, उनकी एक रिपोर्ट बनाकर स्वास्थ्य विभाग को सौंपी जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर जहाँ का भी पेशेंट रहने वाला होगा या कोरोना पॉजिटिव जो व्यक्ति निकलेगा वो रहने वाला होगा, वहाँ उसको सूचित कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ में देखिए, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये तमाम तैयारी, एम्बुलेंस यहाँ सिविल हॉस्पिटल से भेजी गई है। डॉक्टर सब यहाँ टेस्ट शुरू कर चुके हैं। और ये आपको देखिए, अगर कोई यहाँ टेस्ट कराता है तो उसका पहले नाम नंबर नोट किया जा रहा है और इसके बाद में डॉक्टर्स, ये जो जितनी भी किट यहाँ रखी हुई हैं, इन किट से एंटीजन टेस्ट इनका किया जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो देखिए, यहाँ ये जिस तरह यहाँ बिठाया जा रहा है लोगों को जिनको संभावित कोरोना की स्थिति है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और दिल्ली से सटे जिलों में कोरोना की रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर सहित गुरुग्राम बॉर्डर पर रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि कोरोना पर नकेल कसी जा सके। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज और फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं हरियाणा में 30 नवंबर तक स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए। स्कूलों में कोरोना के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के निर्देशों के मुताबिक 30 नवंबर तक तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे और इस दौरान स्कूलों का सैनिटाइजेशन होगा। अभी कई स्कूल हमारे ऐसे हैं जहाँ कोरोना पॉजिटिव बच्चे मिले हैं और लगभग 172 के करीब बच्चे मिले, लगभग इतने ही टीचर भी मिले हैं। तो इस सारे को देखते हुए अभी हमने 15 दिन के लिए स्कूलों को बंद कर दिया है और उस पर देख रहे हैं और टेस्ट भी हम उसकी भी संख्या बढ़ाएंगे ताकि कोई और समस्या सामने ना हो। सारी समस्या को देखते निर्णय लिया। हालांकि हमने रैंडमली चेकअप कराया था सारा ना, अभी कोई ऐसा नहीं था कि कोई बाहर से ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे थे, कोई टेम्परेचर भी नहीं था और दूसरा भी नहीं था। लेकिन जब सारे का चेकअप किया तो उसमें से कुछ बच्चे निकल के आए। तो सुरक्षा की दृष्टि से हमने निर्णय लिया कि 15 दिन के लिए स्कूल बंद कर रहे हैं, उसके बाद स्कूल बंद। हरियाणा सरकार ने 16 नवंबर से कॉलेज और विश्वविद्यालय को खोलने का फैसला किया था। ऐसे में अब हरियाणा के स्कूलों में छात्रों और अध्यापकों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 30 नवंबर तक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही इस दौरान स्कूलों का सैनिटाइजेशन किया जाएगा ताकि कोरोना फैल न सके। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने के साथ ही देश के कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज को खोलने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान केंद्र के साथ ही राज्य सरकार ने भी अपील की है कि कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथों को नियमित तौर पर धोते रहें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इन सब तैयारियों के बीच खुले स्कूलों में भी कोरोना अपने पैर पसारने लगा था, जिसको लेकर अब सरकार ने ये कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।
और वहीं भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट का विदाई समारोह सीएम मनोहर लाल, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ सहित बीजेपी के कई नेताओं ने यहां पर शिरकत की। इस मौके पर इकट्ठे हुए भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने सफल कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई दी है और उत्तराखंड में उनके आगामी कार्यकाल के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। भाजपा संगठन महामंत्री ने हरियाणा में 10 साल के दौरान अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा है कि प्रदेश में पार्टी को जो सफलता मिली है उसका श्रेय समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं को जाता है। कि अपने नजदीक जिनके साथ अपने बचपन बिताया, अपने परिवार के सब लोग जिन्होंने पार्टी को स्तर बड़ा किया और संगठन मंत्री हो गए, फिर उससे बहुत दूर जाकर के काम करना, उनके दर्शन करने के लिए कभी कभी 6 महीने में साल में कभी मौका मिले तो चले जाना, अब जाने कठिन है। लेकिन जहां जन्म लेकर के और वहीं पर संगठन मंत्री बनना, संगठन मंत्री की भावना तो ये है कि हमने पिछले रास्ते कटवा दिए, पीछे से कोई संबंध नहीं, केवल आगे आगे काम करना है, लेकिन वो पीछे पीछे रास्ते लटके रहे हैं तो वो आगे बढ़ाना कितना मुश्किल। और वहीं 26 तारीख को किसानों द्वारा दिल्ली कूच करने के निर्णय पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि किसानों का दिल्ली जाने का कोई औचित्य बचा नहीं है, क्योंकि किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है, साथ ही मंडियां भी पहले की तरह चल रही। जो 3 बिल जो कानून बने हैं उनके कारण को लेकर जा रहे हैं, अब कोई कारण बचा नहीं है, क्योंकि जिन बातों को लेकर के वो एक अंदेशा उनको है कि भाई मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा। हरियाणा में पिछले 1 महीने से आप लोग देख रहे हैं, 1.5 महीने से न मंडियां बंद हुई हैं और न ही कोई एमएसपी खत्म हुआ है। लगातार मंडियों का जो संचालन है वो होता रहेगा, बल्कि इसमें कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी और इसी प्रकार से एमएसपी भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। एमएसपी के अलावा अगर किसी किसान को ज्यादा कीमत मिलती है मंडी से बाहर तो वो बेचने के लिए स्वतंत्र है। पहले ये स्वतंत्रता भी किसान को नहीं थी, अब चूंकि किसान को एक दूसरा रास्ता ज्यादा भाव लेने का मिला है तो इसमें किसान का लाभ ही होने वाला है। और वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए कहा है कि हमारी हार में कृषि कानूनों के विरोध संबंधित कोई रोल नहीं है, जिसके कारण कांग्रेस इस बड़ौदा सीट को दोबारा जीतने में कामयाब हुई है। हमारे गठबंधन ने लगभग 50,000 वोट हासिल कर बड़ौदा में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। कांग्रेस को लोगों ने दोबारा जिताया। अगर कोई ऐसे अध्यादेश का कोई रिवोल्ट होता तो क्या गठबंधन के 15,000 वोट बढ़ते। जो भी लोगों का मत आया है उसका हम स्वागत करते हैं। योगेश्वर ने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा है और आगे भी मजबूती के साथ गठबंधन। और वहीं भिवानी में अपने आवास पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों की समस्याओं को सुना है। इस दौरान कृषि मंत्री एक्शन मोड में भी नजर आए और किसानों की शिकायत के बाद सोनीपत के डीएचओ को सस्पेंड कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल लगातार किसानों के बीच पहुंचकर किसानों की समस्याएं सुन रहे हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। इसी कड़ी में उन्होंने अपने निवास पर जन समस्या निवारण कार्यक्रम रखा। किसानों की समस्या सुनते हुए कृषि मंत्री एक्शन मोड में नजर आए और उच्च अधिकारियों को जल्द ही समस्या निपटाने के आदेश भी दिए। वहीं सोनीपत में किसानों के साथ गड़बड़ी करने पर जेपी दलाल ने सोनीपत के डीएचओ को सस्पेंड कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी किसानों के हक को मारेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। धनाना गांव में आज प्रगतिशील किसानों के एक संगोष्ठी होगी। बागवानी के लिए उनको किसानों को प्रेरित करने के लिए जो हमारी स्कीम्स हैं, पॉली हाउस की, मल्चिंग की, ड्रिप इरिगेशन की, नए खाद बीज की, क्रॉप डाइवर्सिफाई करने की जो स्कीम्स हैं उसके बारे में उनको जागृत किया जाएगा। एक सूचना देना चाहता हूं कि कल मुझे शिकायत मिली आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर है सोनीपत में, उसने कोई न कोई अनियमितता की है। टीवी पे देख दी, मैंने उसको जांच के आदेश कर दिए, एफआईआर लिखवा दी, उसको सस्पेंड करने के लिए बोल दिया है सोनीपत का। क्यों मुझे जानकारी मिली थी आपके टीवी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि उसने कुछ न कुछ किसानों के साथ गड़बड़ की है। तो किसी भी तरह से कोई भी अधिकारी थोड़ी सी भी अगर कोताही बरतेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है।
इसके साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि दक्षिण हरियाणा अरंड की खेती के लिए अनुकूल है, इसलिए यहाँ अरंड की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और अरंड के तेल की प्रोसेसिंग का बड़ा प्लांट भी लगाया जाएगा। नारनौल, महेंद्रगढ़, भिवानी के किसान और अरंड की खेती की तरफ ध्यान दें। अरंड की खेती हमारे इलाके के लिए अनुकूल है और वो एफपीओ बना के उसमें सब्सिडी देंगे और उसका तेल निकालने का जो प्रोसेसिंग का प्लांट लगाएंगे, उसमें भी जो मोदी जी की योजना है 2 करोड़ रुपए तक का लोन पे 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है। तो यहाँ अगर कोई मिल लग जाए महेंद्रगढ़, नारनौल बिच में, तो अरंड की खेती को खूब बढ़ावा दिया जाएगा। हमारी ज़मीन के लिए, हमारे इलाके के लिए अरंड की खेती बहुत उपयुक्त है। उसकी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ मार्केट भी बन जाए, प्रोसेसिंग यूनिट भी लग जाए और किसान जो है धीरे धीरे अरंड की खेती की तरफ बढ़े। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल कांग्रेस की अगुवाई पर निशाना साधने से नहीं चूके और एक के बाद एक उन्होंने कई बड़े कटाक्ष किए और कहा कि पूरे देश के लोगों ने अब पीएम मोदी की नीतियों पर मुहर लगाते हुए कांग्रेस को नकार दिया है। किसान को भड़काने वाले जो ये प्रचार करते थे कि मंडियां नहीं रहेगी, एमएसपी नहीं रहेगा, जो झूठ का प्रोपेगेंडा करते थे, किसान इस बात को समझ चुके हैं। किसान को मोदी जी की नीतियों पर भरोसा है और कांग्रेस को सारे देश ने रिजेक्ट कर दिया है। कांग्रेस के अंदर आपस की अंतर्कलह है और कांग्रेसी ही आज इस चीज़ को महसूस करते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उसके नेतृत्व को भी चैलेंज करने में लगे हुए। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जेपी दलाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ज्यादा न इतराएं, क्योंकि सब जानते हैं कि हुड्डा का भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित नहीं है। पिछले चुनाव में भी ये सीट कांग्रेस की थी। हमारे 37,000 वोट आए थे और इस बार हमने लगभग 51,000 वोट लिए हैं, 14-15,000 वोट बढ़ाए हैं। तो हुड्डा जी को इतराने की जरूरत नहीं है। हुड्डा जी का अपना ही कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित नहीं है। हर आदमी समझता है कि आज जो है हुड्डा जी के भाग्य का फैसला शमशेर सिंह सुरजेवाला के कलम से होना है। इतना ही नहीं, जेपी दलाल ने इस मौके पर कांग्रेस नेतृत्व पर बड़े सवाल खड़े कर राजनीति को गरमा दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इन आरोपों पर कब और कैसे पलटवार करती है। भिवानी से रवि चांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं लोकसभा सांसद रमेश कौशिक और हिसार से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने जींद के विकास कार्यों को लेकर बैठक की है। बैठक में शहर के सभी अधिकारी शामिल हुए और साथ ही बैठक में रुके हुए हर काम को जल्दी पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए। वहीं कुछ अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके विभागों को नोटिस जारी किया गया है। गैप है, देखिए ये चीज़ तो हमको माननी पड़ेगी कि ये साल थोड़ा मुश्किल रहा है कोरोना की वजह से, और ख़ास तौर पे क्योंकि करीब 4 महीने के लिए तो सारे काम डेवलपमेंट के जो थे वो तो यार स्टैंड स्टिल हो गए थे या बहुत उनकी गति धीमी हो गई थी, जिसका असर आज भी आपको दिखने लग रहा है। तो वो एक फैक्टर अपनी जगह है, लेकिन हाँ इम्प्लीमेंटेशन और डिलीवरी जो है उसमें जो गैप है उनको किस तरह से दुरुस्त किया जा सके, उसी के लिए ये दिशा जैसी मीटिंग्स हैं या जो ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग होती हैं, कि इनका पर्पस यही है कि जो सरकारी तंत्र है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको अकाउंटेबल होल्ड किया जा सके। आज जो मीटिंग थी इसमें लगभग 42 एजेंडे थे, सब पर डिस्कस किया और जो हमारे विकास के काम हैं जींद जिले के उनको आगे बढ़ाना, किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सके हैं, और इसके साथ साथ जो NHI के काम थे, रेलवे के हैं दूसरे, उन सब पर डिस्कशन करके एक समयबद्ध तरीका बनाया कि जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं। और हम सबका एक ही लक्ष्य है कि जींद जो है में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, पीने पानी की समस्याएं दूर हो सकती हैं सारी, ये रोडों के और दूसरे काम हैं, उन सब पर हमने पॉइंट वाइज पॉइंट सारा डिस्कस किया। लगभग 1.5-2 घंटा का समय इसमें।
और वहीं गोहाना में पराली जलाने के मामलों में पिछले साल की तुलना में कमी आई है और किसान अपने खेतों से पराली को 1500 रुपए में बाहर से आने वाले व्यापारियों को बेच देते हैं और वो चारा बनाकर ट्रॉली से भरकर दिल्ली में बेच देते हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार फसल अवशेष और पराली को जलाने को लेकर जुर्माने का प्रावधान और जागरूकता अभियान लगातार चला रही है। पिछले साल की तुलना में इस बार पराली जलाने के मामले बहुत कम नजर आ रहे हैं। गोहाना में किसान अपनी फसलों के कटने के बाद पराली को बेच देते हैं। ज्यादातर पराली को खरीदने के लिए बाहर से आने वाले व्यापारी किसानों से सीधा संपर्क कर लेते हैं और फसल काटते ही ट्रॉली में मजदूरों की सहायता से एक जगह पर ले जाकर पराली को इकट्ठा कर देते हैं। बाद में ये लोग पराली को काटकर चारे में तब्दील कर देते हैं। किसान से खरीदते हैं, दिल्ली लेके जाते हैं सानी बना के 1200 से लेके 1500 तक खरीदते हैं। ये किसान जो कितने भी किसान हो, जो 50-100 किसान जितने भी हो, 50-100 किले 150 किले की इकट्ठी कर लेते हैं और कोई आग तो कोई लगाते नहीं। अब तो मोल खरीदते हैं और उसकी सानी बना के और दिल्ली भेजते हैं पल्लेट में भर के अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से। जो पराली प्रबंधन है वो हम मानते हैं इन सीटू और एक्स सीटू मीन्स कि हम पराली को बाहर निकाल दें और उसका प्रयोग करें। तो अब अच्छी बात है कि किसान भाई इसको बाहर निकाल के इकट्ठा कर रहे हैं और 15 से 2000 रुपये प्रति एकड़ बिक भी रही है और कुछ किसान भाई इसको इकट्ठा करके कोशिश की बाद में इसका चारा बना के भाई जो एनसीआर में दिल्ली के आसपास उसका प्रयोग। और वहीं सोनीपत के जवाहर नगर की रहने वाली एक महिला को जानवरों की देखभाल करना तब महंगा पड़ गया जब पड़ोस की रहने वाली 3 महिलाओं ने उसे बुरी तरह से पीटा। मारपीट की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हो कि कैसे 3 महिला मिलकर एक महिला को बुरी तरह से पीट रही हैं। सबसे पहले पूरा मामला क्या है ये समझ लेते हैं। दरअसल जिस महिला को पीटा जा रहा है उस महिला ने अपने घर में आवारा कुत्तों का आशियाना बना रखा है और उनकी देखभाल ये महिला खुद करती है। लेकिन पड़ोस में रहने वाली इन महिलाओं को ये रास नहीं आया, जिसके चलते इन महिलाओं ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पिछले 1-1.5 साल से रंजिशें चल रही है मेरे पड़ोसी के खिलाफ, पर जो पूरा पड़ोस है मेरा, नेबर्स हैं, सब मेरे खिलाफ हो चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि मैं जानवरों से बचपन से ही प्यार करती आई हूँ। हमारे घर पे सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ, उसके बाद भी इन लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई कि मुझे गली में मारा इन्होंने, लेकिन कोई छुड़ाने नहीं आया। पुलिस भी हरकत में जब आई है, जब मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी है, उसके बाद हरकत में आई है पुलिस। मेरी पुलिस सुनवाई ही नहीं कर रही थी। इस मामले की जांच अधिकारी मंजू ने बताया कि महिला ने हमें शिकायत दी थी कि उसके साथ मारपीट की गई और छेड़खानी भी हुई। हमने इस पूरे मामले में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जवाहर नगर की एक महिला ने दरखास्त दी है थाने में आके और इन पड़ोसियों का लड़ाई झगड़ा है और उसमें लड़ाई झगड़ा, मारपीट और छेड़खानी का मामला पाया गया। किस किस धारा के तहत मामला दर्ज किया? धारा 148, 149, 323, 354 के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। कितने लोगों के खिलाफ भी है? पड़ोसी 4-5 लोग हैं। मामला दर्ज कर दिया? मामला दर्ज कर दिया। पूरे मामले में महिला ने अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसके बाद सोनीपत पुलिस हरकत में आई और इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। सोनीपत से सनी मलिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।